अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ बिदर की मोती मस्जिद और इसका निर्माण कराने वाले थे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। इससे पहले बहमनी सल्तनत का राज हुआ करता था और बहमनी सल्तनत के बाद बरी शाही सल्तनत का राज था। फिर बीजापुर का इस पर राज हुआ और बीजापुर को हरा कर औरंगज़ेब आलमगीर ने इसे मुग़ल सूबा बना दिया था। और ये मस्जिद जब मुग़ल सूबा बन गया था बिदर बहमनी सल्तनत का बीजापुर वाला हिस्सा, तो उस वक्त के अंदर इस मस्जिद का उन्होंने निर्माण कराया था। और 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर की मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर अगले जो मुग़ल्स थे वो सारे अय्याशी में ही डूबे हुए थे और इसी वजह से छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे राजे तैयार हो गए थे जिसमें मराठे, सिख और नवाब और राजपूत, और फिर इस तरह से पूरी मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई थी। तो सबसे बड़ी औरंगज़ेब आलमगीर की गलती यही थी कि दक्कन के अंदर सारी इस्लामी सल्तनतें थी, वो भी मध्यम मार्ग वाली, जो लीनियंसी के साथ में लचीलेपन के साथ हुकूमत कर रहे थे। और सबसे बड़ी औरंगज़ेब आलमगीर की गलती यही रही कि इन लोगों को हराने के बाद में कोई मजबूत शासक यहाँ पर नहीं ला पाए। और वो जो शासक भी थे वो किसी तरह के कट्टरतावाद में रिजिड भी थे और इतने काबिल भी नहीं थे। तो रिजिडिटी होने के साथ साथ और काबिलियत ना होने के साथ साथ उन लोगों ने पूरी पकड़ दक्कन से खो दी और उसके अंदर फिर नवाब और मराठे और सिख, इस तरह से पूरा जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे हुकूमतें बन चुकी और पूरी तरह से वो हिंदुस्तान कई हिस्सों में बढ़ गया था। यही ब्रिटिशर्स चाहते थे और आगे जाकर फिर ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत को अपना ग़ुलाम बना लिया। मस्जिद आज भी बहुत अच्छी हालत के अंदर है दोस्तों। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से रख रखाव किया है। पहली बार ऐसी मैंने मस्जिद देखी है जो लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो पेंट होना चाहिए मस्जिद के अंदर किया गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये मस्जिद है। दूसरी चीज़, मस्जिद के आसपास थोड़ा पतरे वगैरह लगा दिए गए हैं। वजह यही है कि यहाँ भी इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कुछ हद तक जितना हो सकता है वो, लेकिन दूसरे कंपैरिजन दूसरे प्रांतों से मस्जिद के अंदर जो रखरखाव की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इस मस्जिद को रखा है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इतनी अंडरस्टैंडिंग की कि कहाँ कौन सा कलर लगाना है। वैसे पुरानी इमारतों पर कलर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये जो कलर हकीकत में लगाए गए हैं ये इमारत को मजबूती देने के लिए लगाए गए हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब आलमगीर ने यहाँ पर इसको सूबा बनाया था तो शाहजहाँ का नाम का खुतबा इसी मस्जिद के अंदर उन्होंने पढ़ा था, ऐसा स्थानीय निवासियों ने बताया था। मस्जिद का जो अंदर का मेहराब है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहली बार मैंने इतना बड़ा अंदर से मेहराब देखा है। किसी मस्जिद में इतना बड़ा मेहराब नहीं होता है कि उसमें कम से कम 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मेहराब के अंदर इतनी ज़्यादा इस मेहराब की चौड़ाई है। दूसरी एक चीज़, ये जो हमेशा से मैं कहते आया था कि ये जो चेन वाला जो पिलर के ऊपर डिज़ाइन होता है ये मुग़ल कालीन है, हकीकत में ये बरीद शाही है। मैंने बरीद शाही सारी जितनी भी अभी वीडियोस बनाई हैं मकबरों की, उनके अंदर यही डिज़ाइन था, तो मुग़लों ने इसी डिज़ाइन को लिया था। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद के आसपास बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों पर बहुत सारे कब्ज़े होते हैं। तो कर्नाटक के लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया कि पक्की कब्रें बनाना शुरू कर दी ताकि किसी भी तरह का कब्ज़ा ना हो। और ये ज़रूरी भी है, वरना हो ये रहा था कि मुस्लिम भ्रष्टाचारियों ने ही ज़मीनें बेच कर के मुस्लिम्स का डेवलपमेंट होगा, वफ़ की ज़मीनें बेचकर अपना डेवलपमेंट कर लिया। तो उन लोगों ने कम से कम इस बात को रोकने के लिए अब पक्की कब्रें बनाना शुरू कर दी। तो भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ जिस तरह से ईमेल किए, जो सरकार के ख़िलाफ़ जिस तरह से ईमेल किए थे कि वो वफ़ की ज़मीन ना जाए, तो वफ़ मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए है दोस्तों। और हकीकत में भ्रष्टाचारी और जो दोगले मफाद परस्त जितने भी ये इस तरह के वक्फ बोर्ड में लोग थे, उन्होंने ज़मीनें मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम पर बेची और अपने परिवार का डेवलपमेंट कर लिया। बहरहाल थोड़ा सा शिक्षित हों और इस तरफ ध्यान दें। और मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ के लोग पक्की कब्रें बना रहे हैं, पास ही की तरफ कब्रिस्तान है। तो ये आई लाइक द लॉट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और एक ज़माने में पहले भी पक्की ही कब्रें बनती थी, तो यहाँ के लोग काफ़ी समझदारी के साथ अब काम कर रहे हैं। एक समझदारी और शिक्षित हो, संगठित हो और अपने अधिकार के लिए लड़ें, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। और नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ खड़े हों, क्योंकि अगर यही चीज़ जैसे सिखों में वो इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो पाया, धर्म के 10 सिख किसी के बेटे नहीं थे। हर एक गुरु ने एक ग्रेजुअली नया कॉन्सेप्ट और बेहतर बनाने की कोशिश की, इसी वजह से सिख ज़्यादा आगे पहुँच गए और यही उनकी कामयाबी का राज भी बना। और यही चीज़ मुग़ल सल्तनत को ज़वाल की तरफ लेकर भी गया। तो दोस्तों, नेपोटिज़म इज़ वेरी डेंजरस। परिवारवाद नहीं, कौम
वाद होना चाहिए, कौम परस्ती होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। अगर हमारी कौम के लिए जिएंगे तो जितने बुरे हालात हैं वो वापस से ठीक हो जाएंगे। सटकर ही ये कब्रिस्तान है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने अभी तक जहाँ भी देखा है कर्नाटक में, यहाँ अभी फ़िलहाल सभी लोग पक्की कब्रें बना रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, वरना इसी तरह से कब्ज़े होते चले जाएंगे और कब्रिस्तान की और खानकाहों की ज़मीनों पर। तो उसको अगर ज़िंदा करना है तो या तो कब्रिस्तान मजबूत बनाया जाए, या फिर वहाँ पर जो कुछ ज़मीनें तो भ्रष्टाचारी मुसलमानों ने डेवलपमेंट के नाम पर बेच दी कि वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल बनने का ख़ुद बेच कर खा गए। तो कम से कम अगर उन लोगों से बचना था, फ़िलहाल यहाँ के लोगों ने एक ऑप्शन ये बनाया कि पक्की कब्रें ही बना दी जाए। नहीं तो वो लोग ये बोलेंगे कि हॉस्पिटल के लिए बेच रहे हैं, हॉस्पिटल बनाया जाएगा और फिर वहाँ कॉलोनी कट जाती है, कोई प्राइवेट स्कूल बन जाता है जिसमें मुस्लिम्स का कभी एडमिशन भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये नया उपाय यहाँ के लोगों ने अपनाया है। दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये पक्की कब्रें यहाँ पर इसलिए रही है कि जितने भी कब्रिस्तान हैं, खानकाएँ हैं, मज़ार हैं, वहाँ पर या तो रेलवे ने या फिर जो शहर का डेवलपमेंट अथॉरिटी उन लोगों ने कब्ज़े कर लिए, या वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कब्ज़े कर लिए, या फिर मुस्लिम्स के अंदर ही वक्फ बोर्ड में बैठे भ्रष्टाचारियों ने ये बता दिया कि हम लोग ये बेचकर मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने ही घर बना लिए और अपने परिवार को ही एक अच्छी ज़िंदगी दे दी। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए मुस्लिम्स ने ही कम से कम यहाँ पक्की कब्रें बनाना शुरू करी, ताकि किसी तरह का यहाँ पर कब्ज़ा ना हो सके। अब वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ ईमेल तो बहुत सारे लोगों ने कर दी, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों से बचने का बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि वो बेच देते हैं ज़मीनें डेवलपमेंट के नाम पर, और डेवलपमेंट वो अपना कर लेते, अपने परिवार का कर लेते हैं। वो साइकिल से बाइक और बाइक से 4 व्हीलर पर आ जाते हैं, लेकिन कौम के लोगों के पास एक साइकिल भी नहीं आ पाती। तो यही चीज़ है कि ये वक्फ की ज़मीनें इसलिए होती थी कि कौम के लोग तालीम याफ्ता हों, काबिल बने और मजबूत बने और आगे जाएं, लेकिन वो आगे नहीं जा पाते क्योंकि उनको तालीम का मौका नहीं मिल पाता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर शिक्षित होंगे, तालीम याफ्ता होंगे तो अपने हक़ के लिए, अधिकारों के लिए खुद खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं सीरीज़ वाइज पूरी वीडियो बना रहा हूँ सारे सुल्तानों की और सूफ़ियों की, और लिंक बना रहा हूँ। लिंक वाइज आपको बहुत अच्छी वीडियो समझ आएगी। जो भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनमें कौम परस्ती का जज्बा भी आएगा, कौम की खिदमत करने का भी जज्बा आएगा। इसी से हम लोग डेवलप हो पाएंगे। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ फ्रेंड्स दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ India and all Sufia. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz.